हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हम आपका जो नया एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो बच्चों, आज का आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो है सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम एक सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो है इसका एम्पलीट्यूड निकालेंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे। ठीक है, यानी इसका आयाम और आवर्तकाल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा उद्देश्य जो है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, ये हम पढ़ेंगे, ये हम समझेंगे कि जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है इसमें एम्पलीट्यूड यानी आयाम और जो आपका जो आवर्तकाल है उसका क्या इफेक्ट। सबसे पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो थ्योरी क्या है? A simple pendulum consists of a small object made of heavy metallic sphere called pendulum bob suspended by a light inextensible thread from fixed and rigid support। यानी एक सिंपल पेंडुलम या साधारण लोलक क्या होता है? बेसिकली यह एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आपके पास धातु का गोला होता है, मेटालिक स्फीयर होता है, और इसको जो है एक हल्के इनएक्सटेंसिबल थ्रेड यानी ऐसे धागे से इसे बांधा जाता है जो कि खिंचता नहीं। ठीक है, और इसको कहाँ पे जोड़ा जाता है? एक रिजिड सपोर्ट पे जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। ये आपका क्या है? एक लोहे का जो है मेटल का या धातु का गोला है। इसको जो है एक धागे से, जो इनएक्सटेंसिबल धागा है, उससे जोड़ा जाता है और इसे यहाँ पे स्टैंड पर क्लैंप में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पेंडुलम। The position of the bob of freely suspended pendulum at rest is called mean position O। यानी जो आपका बॉब है, बॉब की जो मीन पोजीशन है वो क्या है? O है। ठीक है, यानी जो उसकी बेसिकली विराम अवस्था है या जहाँ पे वो एक स्टेशनरी पोजीशन में आएगा वो क्या है? O है। इसे ही हम मीन पोजीशन कहते हैं। When the bob P is released after taking its free end P slightly टू वन साइड इट क्रॉसेस पॉइंट ओ। यानी जब हम क्या करते हैं, इस बॉब को एक साइड पी की साइड को ले जाते हैं तो क्या होता है? ये ओ को क्रॉस करता है एंड गोज टू द अदर साइड, और फिर ये दूसरी साइड जाता है एंड रिटर्न कंसिस्टिंग अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है? ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी आगे पीछे फिर क्या करता है? ये मूव करता है। This to and fro motion of a pendulum bob along the same path passing through the mean position is called oscillatory motion। यानी अगर हम बात करें पेंडुलम की, दोलक की, तो उसका आगे पीछे जो गति है, ठीक है, जिसमें ये ओ बिंदु से पास होता है, इसे हम ऑसिलेटरी मोशन यानी जो है दोलन गति कहते हैं। अ कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन कॉन्स्टिट्यूट वन ऑसिलेशन। यानी अगर हम एक टू एंड फ्रो मोशन की बात करें, ठीक है, एक टू एंड फ्रो मोशन यानी मान लीजिए आपका ये लोलक है, आपने या जो आपका ये पेंडुलम है इसे आपने यहाँ लेके गए, फिर आपने छोड़ा तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, तो ये क्या होता है? एक ऑसिलेशन। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period। यानी जो एक पेंडुलम के द्वारा समय लिया जाता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करने में, यानी एक दोलन को पूरा करने में, इसे हम टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल कहते हैं। Whereas number of oscillation made by the pendulum in 1 second is called frequency of oscillation। वहीं अगर हम बात करें कि कोई भी जो पेंडुलम है वो कितने ऑसिलेशन कर रहा है एक सेकेंड में, वो क्या कहलाती है? इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। The unit of frequency in the SI system is the hertz। यानी अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की यूनिट की, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है वो कितनी होती है? आपकी हर्ट्ज होती है या पर सेकंड। द पोजीशन ऑफ द बॉब एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। यानी
बॉब की जो है डिस्प्लेसमेंट या बॉब की जो है मीन पोजीशन से जो सबसे दूर की पोजीशन होती है उसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। यानी अगर हम बात करें ये मीन पोजीशन है तो इसके लिए इस बॉब के लिए एक्सट्रीम पोजीशन है बी और ए, तो ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन पोजीशन क्या है ओ है। देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, यानी यहाँ पे क्या होता है दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है ए और बी, ठीक है, और दोनों कहाँ पे होती है आपकी मेन पोजीशन के साइड। The maximum departure of the pendulum from its mean position is called its amplitude। यानी अगर हम बात करें पेंडुलम की तो पेंडुलम को जब हम मेन पोजीशन से जो है साइड करते हैं, ठीक है, जितना आप उसे जो है विस्थापित कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप उसे स्थापित कर रहे हैं उसी को हम एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं। यानी ओ का जो बी तक की जो ये जो बी पोजीशन है वो एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन अगर हम ओ बी की बात करें तो ये क्या है, ये जो दूरी है वो एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस एंड द सेंटर जी ऑफ द spherical bob is defined as the effective length of the pendulum L as shown in figure। यानी अगर हम बात करें एस और जी, ठीक है, एस क्या है आपका सस्पेंशन है, जी क्या है बॉब का क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे, ठीक है। तो ये जो टोटल लेंथ होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं पेंडुलम की, और इसे हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एल बराबर होता है एल प्लस एच प्लस आर। तो एल क्या है लेंथ ऑफ थ्रेड यानी धागे की लंबाई, एच क्या है लेंथ ऑफ हुक की लंबाई, और आर क्या है रेडियस ऑफ बॉब। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं एल की, कैपिटल एल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एल जो है वो ये है आप, ठीक है। फिर जो आपका रेडियस होगा यहाँ पे इसका रेडियस प्लस ये हुक की लंबाई है। As the motion of the pendulum repeats itself, it is an example of periodic motion. A swing in the park also has a similar motion। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेंडुलम है वो अपनी गति को या अपनी जो उसकी मोशन है उसे रिपीट करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है, आवर्ती गति है ये। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका झूला होता है। आप ये जानते हैं कि अगर आप झूले को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो फिर पीछे आगे पीछे ऐसे करके मूव करते हैं, तो पेंडुलम भी बिल्कुल वैसा ही मूव करता है, इसीलिए हम इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी जो आपका सिंपल पेंडुलम है उसमें एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि पेंडुलम क्या करता है टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे मूव करता है, और जब ये गति करता है तो मेन पोजीशन में जो होता है वो नीचे होता है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन में इस पे थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाता है या इस पे ये कुछ हाइट के ऊपर आ जाता है, यानी मेन पोजीशन से थोड़ा ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास, तो यहाँ पे जो है आपके पास अगर हम इस तरीके के या पेंडुलम की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरीके की जो है एनर्जी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी होती है, एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है और दूसरी आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मेनली आपकी स्पीड के कारण होती है, ठीक है, आपको पता है वेलोसिटी स्पीड के कारण आपकी जो है गतिज ऊर्जा होती है। वहीं जब हम जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा स्थिति के ऊपर निर्भर करती है, यानी आपकी पोजीशन कैसी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब बॉडी जो है एक्सट्रीम पोजीशन में होती है तो वो क्या करती है, वो एक हाइट अटेन करती है, उस पर कुछ हाइट आ जाती है, ठीक है, कुछ ऊंचाई तक हो जाती है। तो यहाँ पर इस केस में जो इसकी एनर्जी इसमें होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहीं जब ये अपनी मेन पोजीशन में आती है तो वहाँ पे इसकी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। वहीं अगर हम एक्सट्रीम और मीन के बीच की कोई भी पोजीशन लें तो वहाँ पे कुछ भाग जो है वो स्थितिज ऊर्जा का होता है और कुछ गतिज ऊर्जा का होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या है पेंडुलम है, ये मेन पोजीशन में था। मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम यानी अधिक। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों है, क्योंकि हाइट क्या है 0। फिर ये यहाँ पे गया एक्सट्रीम पोजीशन में गया ए और बी में, तो क्या हो जाता है
हाइट आपकी कुछ हो जाती है। इस हाइट के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट अटेन कर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। अब अगर हम इनके बीच की यानी ओ बी और ओ ए के बीच की कोई भी एक पोजीशन लें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है कुछ कुछ भाग कवर करती है टोटल एनर्जी का, यानी कुल ऊर्जा का कुछ भाग आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, और कुछ आपका काइनेटिक एनर्जी होता है। A simple pendulum at rest will be in its mean position, also known as equilibrium position। यानी जब सिंपल पेंडुलम होता है वो जब रेस्ट पे होता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, अपनी ओ पोजीशन पे होता है। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। As the bob is displaced to one side of a point A, it acquires gravitational potential energy due to a change in its height from initial position। यानी क्योंकि जो आपका बॉब है वो एक साइड डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो जिस कारण क्या होता है, इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जो कि हाइट के कारण होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम बॉब एट पॉइंट ए इज जीरो एज द बॉब इज एट रेस्ट। यानी जब बॉब रेस्ट पे होता है तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है। व्हेन वी रिलीज द पेंडुलम, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसे ए पोजीशन पे लेके आए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और जैसे ही हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये क्या चाहता है कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, तो ये ओ की तरफ जाता है। द वेलोसिटी ऑफ बॉब गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड बिकम्स मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन ओ। अब क्या होता है कि जो वेलोसिटी है बॉब की वो बढ़ती जाती है और वो मैक्सिमम हो जाती है कहाँ पे, ओ स्थिति पर। एट दिस पॉइंट द पेंडुलम will have maximum kinetic energy, और ओ पोजीशन में क्या होता है, पेंडुलम की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। द बॉब देन continues its path due to inertia of motion। फिर क्या होता है, बॉब जो है मोशन का जो इनर्शिया है इसके कारण क्या करता है, ये मूव करता है, goes to the other extreme and until its velocity becomes zero again। कब तक चलता है, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। The kinetic energy is now completely converted into potential energy। अब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित होगी। The pendulum thus swing back and forth with its energy continuously changing between kinetic and potential। तो इसलिए क्या होता है, जो पेंडुलम है वो आगे पीछे मूव करता रहता है और उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। The total energy remains constant throughout the oscillation with maximum kinetic energy at the mean position and maximum potential energy at the extreme position। अब जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, इस गति में जो टोटल एनर्जी होगी यानी कुल ऊर्जा जो होगी वो बेसिकली कैसी होगी, एक जैसी, कांस्टेंट, पूरे ऑसिलेशन में कांस्टेंट होगी। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और मीन पोजीशन में जो है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चेंजेस हैं वो टोटल एनर्जी में नहीं बल्कि टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी जो ऊर्जा के प्रकार है उसमें ही चेंजेस आ रहे हैं, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम को फॉलो करते हैं। तो आपका ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसे हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसे एक जगह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, तो बीच में क्या हो रहा है, दोनों में जो है कन्वर्जन हो रहा है। तो इसी नियम को ये क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यानी वह बल जो कि पेंडुलम का, ठीक है, जो पेंडुलम है उसका ऑसिलेशन मेंटेन करके रखता है उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। प्रैक्टिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद टाइम। प्रैक्टिकली देखें तो जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो कम होता जाता है समय के साथ। Thus the pendulum will not keep on oscillating for long। इसलिए जो पेंडुलम है
वो बहुत देर तक ऑसिलेट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये इसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है, जिस कारण ये हमेशा ऑसिलेट करता नहीं। दिस हैपेंस बिकॉज द पेंडुलम लॉसेस इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। अब ऐसा होने से क्या होता है कि जो पेंडुलम है रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को लॉस करता है। ठीक है, उसमें आपका लॉस आता है किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के कारण या एयर के कारण। आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं पेंडुलम क्लॉक की। तो पेंडुलम क्लॉक जो है वो एप्लीकेशन है पेंडुलम का। अगर हम पेंडुलम क्लॉक यानी लोलक वाली घड़ियों की बात करें तो जो आपकी पेंडुलम क्लॉक होती थी इनका उपयोग क्वार्ट्ज घड़ियों से पहले किया जाता था। इसमें पेंडुलम क्या करता था? पेंडुलम की जो आवर्ती गति है उसी के कारण आपकी क्लॉक के जो घड़ियां हैं वो मूव करती। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पेंडुलम क्लॉक की। एन इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ पेंडुलम इज द पेंडुलम क्लॉक। यानी पेंडुलम क्लॉक का जो है एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो आपकी, या पेंडुलम का जो है एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है वो है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम वर यूज्ड टू कीप ट्रैक of time in the past until the early 1900. You might have seen in antique grandfather's clock with a pendulum swinging back and forth at exact time interval. यानी आपने देखा होगा कि जो 1900 का जो शुरुआत की बात है उस समय के आपके जो ग्रैंडफादर रहे होंगे, आपके जो दादाजी रहे होंगे, उनकी आपने घड़ियां देखी होंगी। तो उसमें क्या होता था? पेंडुलम। 90 के स्टार्टिंग, ठीक है, 1900 की स्टार्टिंग। तो उस समय जो है पेंडुलम क्लॉक का यूज किया जाता था और यहाँ पे जो पेंडुलम होती थी वो आगे पीछे गति करती। Even when the amplitude of the simple pendulum changes, it takes the same amount of time to complete one oscillation. ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है सिंपल पेंडुलम का, जो आपका सिंपल पेंडुलम है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो अगर बदलता है तो इसके साथ साथ जो ऑसिलेशन का अमाउंट है वो भी बदलता था। It will be interesting to note that in most cases these clock had their pendulum bob in glass case to reduce the effect of air resistance. और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी या ये जान के बहुत आपको आश्चर्य होगा कि क्योंकि आपका क्या होता है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है, हमने देखा कि अगर एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता है, आपकी जो है पेंडुलम स्लो चलने लग जाता है, जिससे क्या होता है उसकी जो सुइयां हैं वो वैसे काम करती है। ठीक है, धीरे काम करती। तो रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को, जो वायु के कारण प्रतिरोध है उसे कम करने के लिए इसे ग्लास के जो वो होता है, ग्लास का केस होता है उसके अंदर रखा जाता है ताकि इसमें एयर का रेजिस्टेंस ना लगे। Nowadays pendulum clock has been replaced by quartz clock. Some of you might have noticed quartz written on your wristwatch. अब आजकल हमने देखा है कि जो आपकी पेंडुलम क्लॉक है वो रिप्लेस हो गई है क्वार्ट्ज क्लॉक से। ठीक है, और ये जो क्वार्ट्ज क्लॉक है आपने देखा होगा जितनी भी आपकी दीवार घड़ियां होती हैं, आपकी रिस्ट वॉच होती है यानी कलाई घड़ी होती है, सब में क्वार्ट्ज लिखा। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। The time period of oscillation of simple pendulum of constant length is independent of amplitude provided the amplitude is sufficiently small. यानी अगर हम बात करें ऑसिलेशन की, ठीक है, दोलन की बात करें तो दोलन में जो समय जो आपका आवर्त काल होता है वो बेसिकली जो है जो आपका आवर्त काल है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आपका एम्पलीट्यूड के ऊपर निर्भर नहीं करता है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, शेप, मास, मटेरियल ऑफ द बॉब प्रोवाइडेड इट इज नॉट वेरी लाइट। यानी अगर हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें यानी दोलन का जो आपका आवर्तकाल है उसकी बात करें तो जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है ये इसका जो पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है और किसके ऊपर निर्भर करता है? लेंथ के। ठीक है, और ये
आपका पेंडुलम की जो साइज, शेप, मास कैसा है इसके ऊपर इतना निर्भर नहीं करता, कि आपका जो बॉब होता है वो हल्का होता है। The time period of oscillation of a simple pendulum is directly proportional to the square root of length of the pendulum. तो जो आपका टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है पेंडुलम की लेंथ के। In this experiment, the effect of amplitude, length and mass of pendulum on its time period will be observed. यानी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका पेंडुलम है उसका एम्पलीट्यूड, उसकी लंबाई, उसका जो मास है वो टाइम पीरियड पे प्रभाव डालता है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी हमें जो है एक साधारण लोलक का जो आवर्त काल है उसका एम्पलीट्यूड के कारण क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे। तो मटेरियल रिक्वायर की बात कर ले, किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी? हैवी आयरन स्टैंड यानी एक भारी लोहे का स्टैंड, अ स्प्लिट क्लॉक यानी एक स्प्लिट क्लॉक की आवश्यकता होगी, एंड एन एक्सटेंसिबल थ्रेड ऑफ अबाउट 1.5 मीटर लेंथ, यानी एक धागा चाहिए होगा जो कि जिसमें खिंचाव ना पड़े, और इसकी जो लंबाई होगी वो 1.5 मीटर की होगी। अ मेटालिक स्फेरिकल बॉल यानी एक धातु का गोला जिसका रेडियस हमें पता हो। अ स्टॉप वॉच, अ लार्ज साइज प्रोटेक्टर यानी एक बड़े साइज का प्रोटेक्टर, अ मीटर स्केल, अ चौक। अब हम रियल लैब्स की बात करें तो टेक अ स्टॉप वॉच यानी एक स्टॉप वॉच लेनी है, फाइंड इट्स लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट। Tie one end of the inextensible thread of nearly 1.5 meter in length to a metallic pendulum bob of known radius. तो क्या करना है कि आपको क्या करना है, इस धागे को बांधना है किसी भी एक पेंडुलम पे जो कि मेटल का बना है, धातु का बना है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको पता है। नाउ नोट द रेडियस ऑफ द पेंडुलम बॉब एंड लेंथ ऑफ द हुक। यानी अब आपको क्या करना है, बॉब का रेडियस और हुक का लेंथ जो है उसे मेजर करनी है और सबको आपको नोट कर देना। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की लंबाई आप नापेंगे। L required to make the effective length of the pendulum, तो L क्या होगा, आपका इफेक्टिव लेंथ होगी और ये बराबर होगी L प्लस एच प्लस आर। ठीक है, एन इंटीजर वैल्यू से 100 सेंटीमीटर। मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द हुक ऑन द थ्रेड यूजिंग मीटर स्केल। फिर आपको क्या करना है, हुक से जो आपका बॉब है वहां तक की जो है स्केल के माध्यम से पूरी लंबाई मापनी है। मार्क दिस लेंथ ऑन द थ्रेड विथ अ पेन। अब आपको क्या करना है, इस लेंथ को जो है पेन के माध्यम से थ्रेड में मार्क करना। पास द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड थ्रू अ स्प्लिट कॉर्क such that 100 सेंटीमीटर मार्क इज जस्ट एट द बॉटम ऑफ द कॉर्क। आपको इस तरीके से इसे जो है एक स्प्लिट कॉर्क में लटकाना है कि जो 100 सेंटीमीटर हो वो जो है कॉर्क के जस्ट नीचे हो। क्लैम्प द कॉर्क फॉर्मली, जो है कॉर्क को अच्छे से जो है क्लैंप में लटकाना है या बांधना है। टू अ हैवी आयरन स्टैंड प्लेस्ड ऑन एन हॉरिजॉन्टल टेबल, और से आपको हॉरिजॉन्टल टेबल पे कुछ इस तरीके से रख देना है। मेक श्योर पेंडुलम बॉब हैंग्स, ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेंडुलम का बॉब है वो लटका हो बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, टेबल के नीचे, अबव 2 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर, एंड मूव्स फ्रीली, और ये क्या करे, आराम से मूव करे। Fix a large size protector just below the split cork such that the center of protector just lie below the point of suspension of the pendulum in its rest position। यानी आपको इस तरीके से प्रोटेक्टर को फिक्स करना है, ठीक है, इसके पीछे आपको फिक्स करना है, और जो प्रोटेक्टर है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही पीछे हो सस्पेंशन के, मतलब यानी आप जो उसका बेस है वो सस्पेंशन पॉइंट जो है उसी के पास हो, उसके बिल्कुल उधर पे ही हो। जब भी आपका जो आपका बॉब है वो रेस्ट पोजीशन में है, उस समय जो सस्पेंशन का जो
पॉइंट है वहीं पे बिल्कुल उसके पीछे हो। Ensure that 0 degree to 180 degree line of protector is horizontal and pendulum hanging vertically in its rest position coincide with the 90 degree line of protector। आपको ये ध्यान देना है कि 0 से 180 डिग्री का जो है प्रोटेक्टर हो कि हॉरिजॉन्टल में, और जो पेंडुलम है, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में रहे, कोइंसाइड विद 90 डिग्री लाइन ऑफ प्रोटेक्टर, यानी जो प्रोटेक्टर की लाइन 90 डिग्री लाइन है उससे कोइंसाइड हो। क्या कोइंसाइड हो? आपका थ्रेड। कब? जब वो रेस्ट की पोजीशन में। ड्रॉ टू लाइंस ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन और द सरफेस, वन पैरेलल टू द एज ऑफ टेबल AB एंड अदर परपेंडिकुलर टू MN सच दैट टू इंटरसेक्ट एट O। आपको क्या करना है? दो लाइन बनानी है, ठीक है, एक पेपर शीट पर जो कि AB के पैरेलल हो, ठीक है, और दूसरा जो है वो MN जो हो, जो कि परपेंडिकुलर, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटे। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ लेबोरेटरी स्टैंड एंड हाइट ऑफ द क्लैंप सच दैट O लाइज एग्जैक्टली बिलो वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द बॉब इन इट्स रेस्ट पोजीशन। आपको लेबोरेटरी स्टैंड को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो क्लैंप का हाइट है वो O पे लाई करे, और बॉब का जो सेंटर है उसकी जो रेस्ट पोजीशन है बिल्कुल वहां पे लाई। डिवाइड लाइन ए बी थ्रू इक्वल डिस्टेंस, यानी बराबर डिस्टेंस में आपको ए बी को काट जो है वो करना है, बराबर बांटना है। 4 सेंटीमीटर ईच ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉइंट ओ, यानी 4 सेंटीमीटर की दूरी हो तो दोनों साइड। मार्क द पॉइंट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम ओ, A1, A2, A3, A4, A5 एंड दोज इन द राइट B1, B2, B3, B4, B4। आपको इस तरीके से पॉइंट मार्क करना है कि A1, A2, A3, A4, A5 जो है इसके लेफ्ट साइड में हो, और B1, B2, B3, B4, B5 इसके राइट साइड में हो। जेंटली होल्ड द पेंडुलम बॉब जस्ट अबव द O। आपको क्या करना है? पेंडुलम के बॉब को O के ऊपर जो है पकड़ना है। डिस्प्लेस द बॉब फॉर 1 डिवीजन, एक डिवीजन के लिए बॉब को डिस्प्लेस करना है ऑन लाइन AB में ऑफ द थ्रेड स्टिच। ऑल्सो चेक द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब ऑन द प्रोटेक्टर अटैच टू द टॉप ऑफ द पेंडुलम। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो है जो प्रोटेक्टर है उससे आपको एंगल भी मेजर करना है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका एंगल आपको मेजर करना है, मापना है। रिलीज द बॉब सो दैट इट बिगिंस टू ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन O एंड एम्पलीट्यूड A1 और OB। आपको क्या करना है? बॉब को रिलीज करना है, इस तरीके से रिलीज करना है कि इसका जो मीन पोजीशन है वो O हो और उसका एम्पलीट्यूड OA1 हो या OB1 हो। मेक श्योर दैट द बॉब मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बॉब है वो AB लाइन पर क्या करे? मूव करे। रिकॉर्ड द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A1 और B1। फिर आपको क्या करना है? A1 और O या B1 और O के बीच की जो दूरी है उसे मापना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर 10 सेकेंड यूजिंग स्टॉप वॉच। फिर आपको 10 ऑसिलेशन के लिए स्टॉप के माध्यम से या स्टॉप वॉच के माध्यम से आपको टाइम रिकॉर्ड करना है। The counting of oscillation should begin when the bob of the pendulum passes its mean position while it is oscillating। यानी आपको काउंट कब करना है? जब जो आपका ऑसिलेशन है वो मीन पोजीशन से पास। ब्रिंग द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन, यानी आपको क्या करना है? पेंडुलम को उसकी मीन पोजीशन पे रेस्ट पे लाना है। डिस्प्लेस द पेंडुलम बॉब टू अ पॉइंट A2। फिर आपको इसे A2 तक डिस्प्लेस करना है। ट्वाइस द डिस्टेंस डिस्प्लेस अर्लियर, जो कि दुगना होना चाहिए पहले की डिस्प्लेस्ड वाली जो डिस्टेंस है उससे। नोट डाउन द एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम। आपको क्या करना है? आपको एम्पलीट्यूड और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों नोट करना है। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन। आपको 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम नोट करना है। रिपीट 13 बाय डिस्प्लेसिंग द बॉब टू A3, A4, A5। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? इसे रिपीट करना है A2, A3, A4 के साथ रिप्लेस करके। रिकॉर्ड द एम्पलीट्यूड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज टेकन फ्रॉम 10 ऑसिलेशन इन ईच केस। आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है एम्पलीट्यूड को, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को, किसके लिए? 10 ऑसिलेशन।
कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इन ईच केस, यानी अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो सिंपल पेंडुलम के लिए हर केस में आप टाइम पीरियड को यानी आवर्तकाल को आप नोट करेंगे। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम एंड द टाइम पीरियड टी। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ए और टी पे। स्मूथली जॉइन ऑल द पॉइंट्स एंड अटैच द ग्राफ इन योर ऑब्जर्वेशन, और फिर आपको क्या करना है, पूरा ग्राफ बनाना है और अपने ऑब्जर्वेशन में से अटैच करना। तो बच्चों आज हमने जो आपका एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इसकी थ्योरी हमने जानी, साथ ही साथ हमने इसका जो है प्रोसीजर डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट देखेंगे कि आप इसे किस तरीके से लिखेंगे, और कुछ वीडियोस के माध्यम से ये जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करना। तो जितना आपको आज पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है, ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।